तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें मुल्लिकात पैटकट नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर वो भारत के प्राइम मिनिस्टर पर चीटिंग का केस करने को कहता है। तब वहां का इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर ने तुम्हारे साथ कौन सी चीटिंग की है, भला बताओ तो जरा। जिस पे मुल्लिकात बताता है कि 40 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया है और ये अवार्ड मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। दरअसल कुछ समय पहले दूसरे गांव के खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। उसके बाद से उसके गांव का काफी विकास होने लगा, लेकिन मेरे गांव की हालत आज भी वैसी की वैसी है। ना रोड है, ना लाइट और ना टॉयलेट, और इसलिए मुझे सरकार से अब अर्जुन अवार्ड चाहिए अपने गाँव के वास्ते। तब इंस्पेक्टर सचिन कहता है कि देखो चाचा, उस बात को 40 साल हो गए हैं और अब आपको अवार्ड कौन देगा। जिस पर मुल्लिकात का बेटा बोलता है कि कौन देगा, मतलब काशाभाई यादव को भी तो अभी अवार्ड मिला है। वो बताता है कि काशाभाई यादव तो तंत्र भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला इंसान था। फिर वो पुलिस वाला उसकी पूरी कहानी पूछता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है और हम 1952 का सीन देखते हैं, जहाँ पर काशाभाई यादव जी का स्वागत हो रहा था क्योंकि उन्होंने भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसी भीड़ में मुरली भी अपने भाई के कंधे में बैठ के उनका स्वागत कर रहा था। तभी मुरली डिसाइड कर लेता है कि वो भी इन्हीं की तरह भारत के लिए मेडल लाएगा। फिर मुरली बचपन में ही अपने सपने को पूरा करने के लिए कुश्ती अखाड़े में चला जाता है और कुश्ती सीखने लग पड़ता है। अब कई साल मुरली ने उसी अखाड़े में बिता दिए थे। ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही वो अपने पिता की तरह टेलरिंग करता था। अब एक रोज गणपत भाऊ अखाड़े में आकर अपने पहलवानों से कहते हैं कि पड़ोस वाले गाँव में एक अमीर आदमी का लड़का, जो कि मेरा भांजा लगता है, उसका नाम तगरू है, वो कल कुश्ती में उतरने वाला है और उससे तुम्हें लड़ना है, लेकिन उसे हराना नहीं है बल्कि उसे जताना है ताकि उन लोगों की इज्जत बची रहे। अब ये बात सुनकर सभी पहलवान लड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी गांव में इज्जत है और नए पहलवान से हार कर वो अपने गांव में अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहते थे। तब सारे पहलवान मुरली को तगरू से लड़ाने के लिए कहते हैं। असल में मुरली बेशक सालों से अखाड़े में ही रह रहा था, लेकिन अभी तक गणपत भाऊ ने उसे दांवपेच नहीं सिखाए थे, इसलिए उन सबको लगता है कि पक्का मुरली तगरू से हार जाएगा। अब अगले दिन मुरली तगरू के सामने अखाड़े में आ जाता है और सब लोग मुरली को देखकर चंदू चैंपियन चिढ़ाने लग पड़ते हैं। सब लोगों को यकीन था कि मुरली से तगरू ही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर मुरली तगरू को उठाकर जमीन में पटक देता है, जिसे देखकर सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जो देखकर तगरू के पिता चलाते हुए कहते हैं कि ये तूने अच्छा नहीं किया गणपत, मेरे नए पहलवान बेटे को तूने एक पुराने और बेहतरीन पहलवान से लड़वा कर। जिसके बाद तगरू का पिता अपने आदमियों को मुरली को मारने के लिए कहता है, जिसके बाद मुरली उससे बचकर भागते हुए एक ट्रेन में चलने लग पड़ता है। ट्रेन से एक कन्नड़ नाम का आदमी हाथ बाहर निकाल कर मुरली को ट्रेन के अंदर खींच लेता है, जिनके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मुरली की सारी कहानी जानने के बाद कन्नड़ कहता है कि अगर तुझे ओलंपिक में गोल्ड लाना है तो तुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। हमारे मिल्खा सिंह ने भी यही करा था और मैं भी भारत को ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अब अगले दिन आर्मी की भर्ती होती है, जहाँ कन्नड़ के साथ मुरली भी पहुँच जाता है और ये दोनों काफी फिट थे, इसलिए आराम से इनका आर्मी में सिलेक्शन भी हो जाता है। जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे उन सबको सिकंदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद सभी लोग सोल्जर बन जाते हैं और एक रात मुरली सभी लोगों को बताता है कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा और अपने भारत का नाम ऊंचा करूंगा। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लग पड़ते हैं। यहाँ पर मुरली सबकी हंसी सुनकर गुस्सा हो जाता है और सबसे लड़ने लग पड़ता है। तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं जो ये सब कुछ देख लेते हैं और वो मुरली को सजा के रूप में भरी बारिश में घर वापस जाने को कहते हैं। अब मुरली कहता है कि सर, मैं घर वापस नहीं जा सकता, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है और भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है और मैं कुश्ती से गोल्ड मेडल लाऊंगा। तब ऑफिसर बताता है कि वो खेल तो अभी उसमें शामिल ही नहीं है। हालांकि मुरली की आंखों में इतना यकीन देखकर ऑफिसर उसे सुबह 6 बजे बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मिलने को कहता है। फिर अगली सुबह 6 बजे मुरली वहां पहुंच जाता है और ऑफिसर उसे टाइगर अली नाम के
आदमी से मिलाते हैं जो कि एक बॉक्सिंग ट्रेनर है। तब ऑफिसर बताता है कि ये एक नया खिलाड़ी है और मुरली कहता है कि मैं पहले पहलवानी करता था लेकिन अब मुझे ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए बॉक्सिंग करनी है। यहाँ पर टाइगर कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मन करा तो खेलना शुरू कर दिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है बॉक्सिंग, तुम यहाँ से चले जाओ। तब मुरली टाइगर के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे एक मौका दे दीजिए। तब टाइगर कहता है कि तुम्हें हमारे एक बॉक्सर से लड़ना पड़ेगा और तूने अगर उसे 1 मिनट के अंदर एक भी पंच मार दिया तो मैं तुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मुरली उस आदमी से बॉक्सिंग करने लग पड़ता है और आखिरी बचे 5 सेकंड में उसे एक पंच भी मार देता है। फिर अगले दिन से मुरली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और टाइगर अली मुरली को छोटे टाइगर का नाम दे देते हैं क्योंकि उन्होंने भी ऑफिसर की तरह ही मुरली की आंखों में अपने गोल के लिए एक जुनून देख लिया था। अब यहाँ पर काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद मुरली बॉक्सिंग में काफी अच्छा हो जाता है और मुरली ने काफी ज्यादा फाइट्स भी जीत ली थी, जिसके बाद उसका जापान के समर ओलंपियाड में सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुरली जापान भी पहुंच चुका था और वहाँ पर कर्नल उसे एक लड़की से मिलवाते हैं जिसका नाम नैनतारा होता है और वो एक जर्नलिस्ट थी। यहाँ पर मुरली पहली बार किसी लड़की को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन टाइगर अली मुरली को सभी आई टीमों की कमजोरी और ताकत बताते हुए उसे मैचेस दिखाने लग पड़ते हैं, जिसके बाद मुरली का पहला मैच होता है और वो उसे बड़ी आसानी से ही जीत जाता है। और यहाँ पर मुरली इसी तरह कई सारे मैचेस को जीत कर सेमीफाइनल में भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर नैनतारा हैरान हो जाती है और वो मुरली का इंटरव्यू लेने के लिए कहती है। पर यहाँ पर टाइगर अली इंटरव्यू देने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें युगांडा के प्लेयर का मैच देखना है जिसका कल मैच मुरली के साथ भी है। लेकिन मुरली टाइगर अली की बात नहीं मानता और नैनतारा को इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है क्योंकि वो तो उस पे फिदा था। और अब यहाँ पर टाइगर अली अकेला बैठकर मैचेस को देख रहा होता है और शाम को मुरली के आने पर कहता है कि तुझे युगांडा वाले प्लेयर का मैच देखना चाहिए था, अगर कल को तेरी उस पर जरा सी भी नजर हटी तो वो तेरा क्या हशर करेगा वो तू सोच भी नहीं सकता। अब अगले दिन मुरली का मैच युगांडा के सबसे खतरनाक प्लेयर के साथ होता है जो अभी तक एक मैच भी नहीं हारा था और हम यहाँ पर देखते हैं कि मुरली बार बार मैच के बीच ही नैनतारा को ही देखी जा रहा था, जिससे उसका फोकस बॉक्सिंग मैच में काफी कम था और इस चीज को टाइगर अली भी नोटिस करते हैं। इसके बाद पहला राउंड जैसे तैसे मुकम्मल होता है और दूसरे राउंड में युगांडा का वो प्लेयर मुरली को ऐसा पंच मारता है कि जिससे मुरली फौरन ही नॉकआउट हो जाता है और वो ये मैच हार गया था। मुरली का सपना चूर चूर हो जाता है, जिसके बाद उसकी जम्मू में पोस्टिंग हो जाती है। यहाँ पर टाइगर अली और कर्नल भी होते हैं, पर टाइगर अली ने मुरली से कई महीनों से बात भी नहीं करी थी। फिर एक दिन मुरली भागता हुआ टाइगर अली के पास आता है और कहता है कि सर मेरी ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो गया है और पूरे एशिया में मेरी रैंक नंबर 1 आई है क्योंकि युगांडा का प्लेयर तो अफ्रीका से था। जिस पर टाइगर कहते हैं कि अच्छी बात है लेकिन अब मैं तुझे ट्रेन नहीं करूंगा। इस पर मुरली कहता है कि सर इस बार मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी, आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। तब टाइगर बताते हैं कि मेरा भी यही सपना था कि ओलंपिक्स खेल कर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाऊं, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाया। फिर मुझे तू दिखा, तेरे जज्बे को देख कर लगा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा तो देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकेगा, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तू ठुस निकला। तभी वहाँ पर दुश्मन सेना अटैक कर देती है और फाइटर जेट सभी सोल्जर्स पर फायरिंग करने लग पड़ती हैं, जिसमें मुरली का पक्का दोस्त कर्नल मारा जाता है और टाइगर अली काफी घायल हो जाते हैं। तब मुरली उन्हें एक सेफ जगह लेकर जाता है और वहाँ से दोबारा दुश्मनों पर फायरिंग करने लग पड़ता है। तभी उसे भी गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके 2 साल बाद 1967 में उधमपुर हॉस्पिटल में उसकी दोबारा आँख खुलती है और उसे देखने एक ब्रिगेडियर साहब आए होते हैं और डॉक्टर से मुरली के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि मुरली को टोटल 12 गोलियां लगी थी, जिसमें से हमने 11 गोलियां तो निकाल दी है लेकिन अब भी एक गोली उसके शरीर में ही है, जिस वजह से वो अपनी टांगे हिला तक नहीं सकता। फिर ब्रिगेडियर मुरली के पास जाते हैं तो मुरली उनका गला पकड़ लेता है, जिसे ब्रिगेडियर छुड़ा तक नहीं पा रहे थे। दरअसल मुरली को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है और उसके सामने पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। अब ब्रिगेडियर उसे झंडे की तरफ हाथ हिलाकर इशारा करते हैं कि वो इंडिया में है। तब जाके मुरली उनका गला छोड़ता है और कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे हाथ में काफी दम है। फिर ब्रिगेडियर मुरली को एक अच्छे अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, यहाँ पर उसकी 9वीं गोली निकालने का ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक तपस नाम के आदमी से होती है, जो कि उसे कहता है अगर हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ भी काम करवाना हो तो मुझे जरूर से बता देना।
देना, और हाँ अगर तुम्हें जुए में पैसे लगाने हो तो वो काम भी मैं कर देता हूँ। फिर मुरली का ऑपरेशन भी हो जाता है और उससे मिलने उसकी माँ और उसका बड़ा भाई आए होते हैं। अब मुरली को पता चलता है कि उस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, वो गोली अभी भी मुरली की रीढ़ की हड्डी में अटकी हुई है, इस वजह से अब वो कभी चल नहीं पाएगा। ये सुनकर मुरली काफी ज्यादा रोने लग पड़ता है। फिर हम मुरली और उसके बड़े भाई को अकेले में बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और अब वो तुम्हें स्विमिंग करने की सलाह दे रहे हैं, जिससे तू जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। लेकिन मुरली कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। तब उसका बड़ा भाई कहता है कि यहाँ पर सभी तेरा ध्यान रखने वाले हैं, लेकिन घर पर तेरा ध्यान कौन रख पाएगा। मैं और पिताजी तो दुकान चलाने जाते हैं और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो तुझ पर ध्यान कैसे दे पाएंगी। अब यहाँ पर ये बात मुरली समझ जाता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाता। उसके बाद अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मुरली की सालगिरह आ जाती है, जिस पे तपस उससे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो आगे से मुरली उसे कहता है कि ये लो मेरे सारे पैसे और जाकर जुए में लगा दो, और ये पैसे इक्की दुक्की और तिक्की में लगाना। तो आगे से तपस कहता है कि ये नंबर तो कभी भी किसी का नहीं आया। तो मुरली कहता है कि मुझे देखना है कि भगवान मेरा कितना साथ देता है, और तपस के जाते ही मुरली नींद की 30 गोलियां खा लेता है, क्योंकि उसे लगता था कि नींद की इतनी सारी गोलियां खाने से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुरली सारी की सारी गोलियां उल्टी के जरिए बाहर निकाल देता है, और वहाँ पर तपस भी उसे बताता है कि तुम्हारी 40,000 रुपए की लॉटरी निकल आई है। इसके बाद से मुरली फैसला करता है कि अब से वो अपनी जिंदगी को जिएगा, और एक दिन टाइगर अली मुरली से मिलने आता है। मुरली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता था कि टाइगर अली उस जंग में शहीद हो गया है। फिर यहाँ पर टाइगर अली और मुरली बात करते हैं, और टाइगर अली उसे उसके सपने के बारे में याद दिलाते हैं कि तेरा सपना था ओलंपिक में गोल्ड लाने का, अब चाहे वो किसी भी खेल में क्यों ना हो। फिर वो उसे पैरालंपिक के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तूने उन कहानियों के बारे में तो जरूर से सुना होगा कि एक लड़की के हाथ नहीं थे, फिर भी वो गोल्ड मेडल ले आई। अगर वो गोल्ड ला सकते हैं तो हम भी गोल्ड ला सकते हैं। ये सारी कहानी सुनकर मुरली अगले दिन से स्विमिंग की कड़ी ट्रेनिंग करने लग पड़ता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ पैरालंपिक्स में जाना था और टाइगर अली उसे ट्रेन कर रहे थे। अब उसके कुछ दिनों बाद उसकी स्विमिंग करने के बाद भी उसकी टाइमिंग में कुछ ज्यादा असर नहीं आता। तब टाइगर अली मुरली की स्विमिंग के लिए थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करवाने लग पड़ते हैं। इसके बाद मुरली की टाइमिंग सुधर जाती है और मुरली पैरालंपिक खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पैरालंपिक्स खेलने के लिए जर्मनी जाते हैं, जहाँ पर मुरली का पहला स्विमिंग मैच होता है, जिसमें से 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से मुरली को टॉप 4 में आना था, तभी वो आगे के राउंड जीत पाएगा। तब मुरली अपनी पूरी जी जान लगाकर टॉप 4 में भी आ जाता है, और यहाँ पर मुरली बहुत ज्यादा मेहनत करके किसी न किसी तरीके से फाइनल्स में पहुंच जाता है। अब फाइनल्स में स्विमिंग करते हुए मुरली को उसके फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ पर लोग उस पर हंस रहे होते हैं। कोई उसे चंदू चैंपियन चढ़ा रहा होता है और कोई उसे पत्थर मार रहा होता है। ये सब कुछ याद आने पर मुरली को गुस्सा आ जाता है और वो काफी तेज स्विमिंग करता हुआ इस मैच को जीत जाता है, और यहीं पर आज उसका सपना पूरा हो जाता है, जिसे देख कर टाइगर अली और पूरा देश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत के लिए पैरा ओलंपिक से मेडल जीता था। और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर मुरली की पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाली बात किसी को भी पता नहीं होती, यहाँ तक कि ये बात रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं थी, जिसकी वजह से मुरली को अर्जुन अवार्ड भी नहीं मिलता। अब ये कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर मुरली की मदद करना चाहता था, इसलिए वो मुरली की सारी बातें एक जर्नलिस्ट को बता देता है। तब जर्नलिस्ट मुरली के ऊपर रिसर्च करके उनके बारे में सब कुछ पता लगाती है, और फिर वो अखबार में मुरली पेटकर के बारे में छाप देती है, जिसकी वजह से पूरे देश को मुरली के बारे में पता लग जाता है। फिर एक दिन कुछ सरकारी आदमी मुरली के पास आते हैं और मुरली को कहते हैं कि हम आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। और ये सुनकर मुरली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।